रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 46। नेक्स्ट मॉर्निंग सिटी हॉस्पिटल। वीर की मॉम, डैड और दादाजी तीनों वार्ड के अंदर थे और वह वीर के आसपास खड़े होकर वीर को देख रहे थे। वीर भी उन्हें ठीक तरह से देख पा रहा था, पर उसके बॉडी पर हर जगह बैंडेज किया गया था। वीर सभी को देख पा रहा था, सुन पा रहा था, समझ पा रहा था, पर वह बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके जबड़े पर हर जगह चोट के निशान थे और डॉक्टर ने उसे बिल्कुल भी बातें करने के लिए मना किया था। वीर की मॉम ने अपने बेटे के हथेली को अपने हाथ में लेते हुए रोने लगी कि तभी पीछे से वीर के डैड ने उन्हें संभालते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मेरा बेटा कमज़ोर हो जाएगा। वीर अच्छे से देख पा रहा था कि उसकी फैमिली किस तरह से उसे लेकर परेशान हो रही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी फैमिली का कौन ध्यान देगा। अब जाकर वीर को अपनी गलतियों की रियलाइज़ हो रहा था। वह टेंशन लेने लगा जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ने लगा। यह देख वीर के डैड दौड़ते हुए बाहर गए और वीर के दादाजी वापस परेशान होने लगे। वार्ड के अंदर डॉक्टर आए। आते ही उन्होंने सभी को बाहर जाने के लिए कहा और वीर का ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। वह स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हो रहा था। 2 घंटे के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो वीर के फैमिली वालों से उन्होंने कहा कि वीर के सामने बिल्कुल भी ना रोए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग उन्हें हैप्पी रखने के लिए कोशिश करें और खुद भी हैप्पी रहे, तभी पेशेंट जल्दी ठीक हो पाएगा। आप सब शुक्र मनाइए कि पेशेंट ठीक है, वरना ऐसे हालात में कोमा में जाने की ज़्यादा चांसेस रहता है। डॉक्टर ने बहुत देर तक वीर के फैमिली को समझाया। उसके बाद सभी लोग समझदार थे, इसलिए समझ गए कि वीर को ठीक होने में वक्त लगेगा। अगर वह उसे खोना नहीं चाहते तो सभी लोगों को मिलकर उसे ठीक करना पड़ेगा। 8:45 पर ही राशि भी हॉस्पिटल आ पहुंची। बाहर मोहित बैठा था। मोहित के पास जाते ही राशि फिक्र करते हुए पूछी, अब वीर सर कैसे हैं? मोहित ने राशि को मैसेज करके रात में ही बता दिया था कि वीर सर को होश आ गया है, क्योंकि राशि रात से ही तबीयत को लेकर मोहित को 20 बार कॉल मैसेज कर चुकी थी और सुबह होने का वह इंतज़ार कर रही थी कि कब हॉस्पिटल पहुंचे और वीर को देख ले। इसलिए वह आज जल्दी हॉस्पिटल आ गई थी और अब उसे पता चला कि वीर की फैमिली अंदर जाकर वीर से मिली तो उसे बहुत खुशी होने लगा। दोपहर तक वीर को काफ़ी बेटर फील होने लगा था और नर्स ने इलेक्ट्रॉनिक बेड को सेमी फाउलर 35-40 कर दी और लिक्विड वाले पतली खिचड़ी खिलाने लगी। उसके बाद वीर की फैमिली वीर से एक एक करके मिलने के लिए आए। अब वीर काफ़ी अच्छे से अपनी फैमिली को देख रहा था और थोड़ी थोड़ी बातें भी किया। उसके बाद मोहित और राशि वार्ड के अंदर गए। उन दोनों को देख वीर देखता ही रहा। राशि भी बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि पहली बार वीर को इस हालत में देख रही थी। वह हमेशा बिजनेस सूट में ही उसे देखती थी, एकदम एटीट्यूड वाला पर्सनैलिटी, और हमेशा बिजी और काम को ज़्यादा महत्व देता रहता है। और आज वह इंसान ऐसे चोट खाए बिस्तर पर पड़ा है। यह देख मोहित और राशि दोनों को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वह दोनों अपने बॉस को पहली बार इस हालत में देख रहे हैं। वीर धीरे धीरे बातें तो कर रहा था और उन दोनों को देख अपने पास बुलाया। वे दोनों उसके पास सामने जाकर खड़े हो गए। वीर बहुत धीरे से पर मोहित से बोला, एक भी काम रुकना नहीं चाहिए। सारे मीटिंग्स शेयर होल्डर तुम दोनों मिलकर संभालोगे जब तक कि मैं नहीं आ जाता, और मेरी कंडीशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी उन दोनों को याद आया कि ऑफिस में सभी को पता चल गया कि वीर का एक्सीडेंट, पर उन दोनों ने वीर को कुछ नहीं बताया। वीर ने उन दोनों से 10 मिनट तक बातें किया। उसके बाद नर्स अंदर आकर उन दोनों को बाहर जाने के लिए बोल दी ताकि पेशेंट आराम कर सके।
वीर की कंडीशन ठीक नहीं था, फिर भी वह मजबूर होकर उन दोनों से बातें कर रहा था। उसे बातें करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, फिर भी उसने अपनी दर्द को छुपा के रखा था। राशि और मोहित को यह देख अच्छा लगा कि वीर होश में आ गया और उसे अब रिकवर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और इसी खुशी के वजह से वह दोनों ऑफिस के लिए चले गए। अब वीर की फैमिली भी घर चली गई थी ताकि वे लोग फ्रेश होकर वापस शाम को आ जाएंगे। इधर मुंबई, विशाल दिशा को कॉलेज पिकअप करने के लिए गया था। दिशा का बहुत मन हो रहा था कि वह विशाल से माहिर के रिश्ते के बारे में पूछे कि कल वह लड़की देखने के लिए गया था तो क्या हुआ, पर वह किस तरह से पूछे। वह दिमाग में सोच ही रही थी ताकि पूछ ले, पर विशाल को शक न हो जाए, नहीं तो वह माहिर को जाकर जरूर बताएगा। दिशा बहुत देर तक सोचने के बाद उसने अपना दिमाग चलाया और बात को घुमाते हुए बोली, विशाल जी, माहिर सर की शादी का डेट कब का निकाला है? यह सुन विशाल बोला, दिशा मैडम, अभी तक तो शादी का डेट नहीं निकाला, पर सर अभी लड़की देख कर आए हैं और यह रिश्ता फिक्स हो गया है। ये सुन दिशा का दिल बैठ गया। वह मन ही मन रोने लगी। उसे अब कुछ बोला नहीं जा रहा था। वहीं विशाल आगे बोला, माहिर सर की शादी तो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। देखना, पूरे देश विदेश से लोग आएंगे और यह शादी अडानी मेंशन में रखा जाएगा। अडानी मेंशन का नाम सुन दिशा आगे बोली, ये किसका घर है? विशाल बोला, अडानी मेंशन आनंद जी का घर है और आनंद जी और नीलम जी दोनों माहिर सर को बड़े बेटे के जैसा मानते हैं। बहुत बड़ी कहानी है मैडम, कभी फुर्सत से आपको बताऊंगा। विशाल कहने को तो कह दिया, पर विशाल का दिल टूट गया था। पर वह अपनी तकलीफ यहाँ से लेकर कहीं तक भी किसी को नहीं बता सकता। अगर वह अपनी तकलीफ किसी को बता सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ माहिर ही है, और माहिर की उसकी तकलीफ समझ सकता। बाकी वह किसी तरह टूट के बिखरती रहेगी, पर वह किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता सकती। दिशा अपने चेहरे पर झूठी स्माइल रखते हुए आगे बोली, फिर तो बहुत अच्छी बात है, शायद शादी बहुत जल्दी से माहिर जी कर लेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है, शायद माहिर सर 1 से 1.5 महीने के अंदर शादी कर लेंगे। दिशा आगे बोली, विशाल जी, क्या आपने लड़की का फोटो देखा? यह सुन विशाल मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, दिशा मैडम, मैं माहिर सर के साथ नहीं था और मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता हूँ। अब डायरेक्ट शादी ही वाले दिन ही मिलूँगा। विशाल की बातें सुन दिशा ने भी हाँ भर दी और चुपचाप कार में बाहर आकर खड़ी थी। बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में हल्का पानी आकर हवा में सूख भी गया, पर किसी ने नहीं देखा। इटली, रोम सिटी, शाम का समय। शगुन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने हाथ को देख रही थी जिसमें अथर्व ने डायमंड रिंग पहनाया हुआ था। वह रिंग को इतना घूर कर देख रही थी और उसे पता था कि अब यह उसकी शादी की निशानी है। अगर उसने यह उतार दिए नीचे तो मानो अथर्व बौखला जाएगा। न जाने कितने देर तक वह यूं ही अपने फिंगर को देखती रही। उसके बाद वह कमरे में बालकनी में चली गई और यूं ही बाहर का नज़ारा देखते हुए मन ही मन खुद से बोली, अब तो मेरा, जिसे मैं पसंद करती नहीं, अब वह मेरा पति है। शगुन बहुत देर तक बालकनी में खड़ी रही। वहीं ऑफिस में बैठा अथर्व ने लैपटॉप ऑन किया और अपने कमरे का व्यू देखने लगा। उसे शगुन के कमरे में दिखाई नहीं दी, जिसके चलते वह बालकनी की ओर देखा जहां पर शगुन बालकनी में रेलिंग को पकड़ के बाहर देख रही थी।
जब तक वह बाहर का नजारा देखते रहे तब तक अथर्व उसे देखता रहा। थोड़ी देर के बाद शगुन कमरे में आ गई और वापस ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ मिरर में खुद को देखने लगी। वह सिर्फ अपना सिर लेकर आईने के सामने बैठी थी, पर उसका पूरा ध्यान और मायूस और खामोश उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, जो कि अथर्व अच्छे से देख पा रहा था। देखते देखते यूं ही रात हो गया और जब अथर्व विला पहुंचा तो शगुन इस वक्त लिविंग एरिया में सोफे पे बैठकर टीवी देख रही थी। आज शगुन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही थी। वह इतनी बिजी थी कि उसके आसपास से कुछ होता भी रहेगा तो उसे कुछ लेना देना नहीं होता और उसे यहाँ कुछ करने के लिए था भी नहीं। और जब शाम को कमरे से बाहर निकली तब वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने बैठ गई। अथर्व कमरे में जाने के बजाय वह भी वहीं सोफे पर बैठ गया और टीवी के तरफ नज़र डाल शगुन को एकटक नज़र गड़ाए देख रही थी। अथर्व उसके पास बैठा था, यह बात शगुन को भी पता था, पर उसने उसे पूरी तरह इग्नोर करके टीवी में ही अपनी नज़रें गड़ाई रही। अथर्व ने भी कुछ कहा नहीं, बल्कि एक पैर दूसरे पैर पर टीवी देखने लगा। शगुन जिस तरह टीवी देख रही थी, अथर्व न चाहते हुए भी टीवी स्क्रीन को देखने लगा, क्योंकि टीवी शो चल रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोकुल धाम सोसाइटी, जहाँ पर सभी सोसाइटी के लोग जमा थे, और अब्दुल बबीता से बोला, जेठाला तुम्हें पप्पी देगा। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग दंग हो जाते हैं और वहीं अय्यर के कान में बात जाता है और उसके मुंह से बात जोर से निकलता है, क्या? और पप्पी का नाम सुनकर जेठालाल के मन में मोतीचूर के लड्डू फूटने लगे। पर बाद में पता चलता है कि पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा। यह सीन देख शगुन जोर जोर से हंस रही थी। वह अपने पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगी। पप्पी वाला सीन ज़्यादा ना सही, पर अथर्व के होंठ पर भी स्माइल आ गया और शगुन जिस तरह से हंस रही थी उसे देख अथर्व खुद को हंसने से रोक न सका। सच में यह शो बहुत ही कॉमेडी है, अथर्व मन ही मन कहने लगा। शगुन के चेहरे पे खुशी देख अथर्व को बहुत सुकून मिल रहा था। जब वह अपने फैमिली के पास थी और अथर्व उसे लैपटॉप में देखा करता था, तब वह हमेशा खुश रहा करती थी। पर जब से वह यहाँ आई है बहुत ही खामोश और रोया करती है। पर आज उसके चेहरे पर नूर देख उसे बहुत अच्छा फील करने लगा। वह सब क्रेडिट तारक मेहता का उल्टा चश्मा को देने लगा। सच में उसी के वजह से शगुन इतना खुश नजर आ रही है। अथर्व और शगुन के साथ वहीं बैठे तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1-2 एपिसोड देखे। उसे यह सब देखना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर शगुन के लिए देख रहा था, जिसकी वजह से उसके भी होठों पर स्माइल आ गया। सच में ये शो काफ़ी अच्छा अथर्व को लगा, जिसकी वजह से शगुन के होठों पर स्माइल तो आया। टीवी शो ख़त्म होते ही अथर्व और शगुन डाइनिंग टेबल पर बैठ खाना खाने लगे। आजकल अथर्व जब भी शगुन के साथ खाना खाता है तो वह वेज ही खाता था, क्योंकि उसके सामने वह नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाता। वह नहीं चाहता कि उसके वजह से शगुन के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वह जब भी नॉनवेज देखी है तब उसे उल्टियाँ चालू हो जाता है। खाना खाने के बाद वे दोनों जब कमरे में आए तो शगुन बिना कपड़े बदले बेड पर जाकर लेट गई। वहीं अथर्व अपना नाइट वेयर पहले वॉशरूम में चला गया और थोड़ी ही देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया और वह भी बेड पर जाकर लेट गया। शगुन अभी तक सोई नहीं थी, बस आंखें बंद किए हुए अथर्व उसके कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को देखने लगा। अथर्व उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, 5 दिन में तो तुम्हारे 2 दिन चले गए,
यह आवाज़ जैसे शगुन के कान में गया, उसने झट से अपनी आंखें खोलकर अथर्व को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। शगुन सोई नहीं थी, यह बात अथर्व को पहले से पता था, क्योंकि अभी अभी तो वे दोनों कमरे में आए थे और अथर्व धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और बिना वक्त गंवाए उसके होंठ पर होंठ रख धीरे धीरे उसके होठों को चूमना चालू कर दिया। उसका तो मन रोज ही करता था शगुन को खा जाए, पर शगुन उसे पूरी तरह से इग्नोर करती थी, यहाँ तक कि वह हमेशा उसे डर जाती थी। अथर्व बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह उससे डरे, बल्कि वह तो चाहता था कि वह खुद से उसके पास आए। आज अथर्व जब उसे किस करने लगा तो शगुन बिल्कुल भी उसे पुश नहीं की, बल्कि धीरे धीरे उसका हाथ अथर्व के कॉलर पर चला गया। उसके छोटे छोटे मुलायम हाथ जैसे अथर्व के गर्दन पर टच हुआ, मानो वह बेकाबू होने लगा। वह शगुन को पाना चाहता तो था, पर बिना हर्ट किए। शगुन आंख बंद किए धीरे धीरे उसके होठों को चूस रहा था, कभी निचले हिस्से को तो कभी ऊपरी हिस्से को, और शगुन कोई रिएक्ट नहीं की, बल्कि उसने भी अपनी आंखें बंद कर लिए और उनके दोनों हाथ अथर्व के गले पर था। अथर्व का एक हाथ शगुन के कंधे से होते हुए नीचे सरकने लगा। दोनों ने अपनी आंखें बंद किए हुए थे। अथर्व ने अपना जीभ से उसके मुंह में प्रेस किया। अब दोनों का सलाइवा मिक्स होने लगा और उसके कमरे में इतना शांत था कि किस का साउंड दोनों के कानों में सुनाई दे रहा था, और अथर्व और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ने लगा था। वहीं शगुन की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी, यूँ कहा जाए तो एकदम पूरी तरह से घबराई हुई थी। उसकी तेज धड़क रही सांसें अथर्व अच्छे से सुन पा रहा था। 5 से 7 मिनट होने के बाद जब शगुन को सांस लेने में दिक्कत होने लगा तो अथर्व ने झट से उसके होठों को छोड़ दिया। इस वक्त दोनों के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। शगुन तेजी से सांस ले रही थी, जिसके वजह से उसका ब्रेस्ट अप डाउन हो रहा था, और अथर्व उसके ऊपर था, जिस वजह से उसका ब्रेस्ट उसके चेस्ट को टच कर रहा था और अथर्व पूरा महसूस कर रहा था। वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रखा था और जैसे शगुन सांसों पर काबू कर पाई और वह अथर्व को घूरकर देखने लगी। अथर्व अपना माथा उसके माथे से जोड़ते हुए सेंसुअल तरीके से बोला, जब तुम मेरी इतनी करीब होती हो ना, पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। 3 दिन के बाद तुम खुद मेरे पास चल कर आओगी। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। अब जाकर शगुन ने अपने दोनों हाथ उसके चेस्ट पर रख उसे पुश की, पर अथर्व 1 इंच भी नहीं हिला। वह उसके बाजू में लेट गया। दोनों की नज़रें इस वक्त सीलिंग पर थी। कमरे का माहौल पूरा का पूरा शांत बना हुआ था। शगुन की नींद तो कोसों दूर चली गई अथर्व की ऐसी हरकत पर। तकरीबन 5 मिनट के बाद पता नहीं शगुन के दिमाग में क्या आया और वह क्रॉस हुई और अथर्व के पीठ के बल लेटा था और सीलिंग के तरफ देख रहा था। शगुन एकदम उसके करीब आकर बैठ गई और अपना सिर उसके चेस्ट पर रख जोर से रोने लगी। यह इतना जल्दी हुआ कि अथर्व को भी नहीं समझा और उसका हाथ उसके सिर के नीचे था, और जैसे ही शगुन रोने लगी अथर्व झट से अपना हाथ उसके कमर पर रख फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? शगुन बहुत मजबूती के साथ शर्ट के कॉलर को पकड़ के रोए जा रही थी। वह आज जिस तरह से रो रही थी, एक पल के लिए अथर्व भी घबरा गया। अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया? शगुन की आंखों में इतने आंसू गिर रहे थे कि अथर्व वाइट शर्ट को पूरी तरह भिगो रहा था, जिससे महसूस अथर्व अच्छे से कर पा रहा। शगुन रोने के साथ कहने लगी, उसे रोता देख ऐसा लग रहा था कि जब से वह आई है आज वह खुल के रो रही। आज वह अथर्व का सहारा लेकर रो रही है। उसे रोने के लिए कंधा चाहिए था, जो कि आज अथर्व का सहारा लेकर रोने लगी। जब वह अपने घर पर थी तब अपने मम्मी बाबा का सहारा लेकर रोया करती थी। आज जैसे अथर्व का सहारा चाहिए था रोने के लिए।
शगुन इतना रो रही थी कि उसे बोला नहीं जा रहा था और वह कांपते हुए आवाज़ में बोली, आप बहुत बुरे हैं। देखो आपने मेरी क्या हालत बना दिया है। आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। मुझे आपसे बहुत डर लगता है। आपने क्यों मेरे साथ यह सब किया? क्यों मुझे कैद करके आपने पास रखा है? मुझे ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मैं मर जाऊं, क्योंकि मुझे आपके इस घर में घुटन महसूस होता है। मैं सांस नहीं ले पाती। मैं इंसान हूँ। आपने मुझे जानवर बना के रखा है। मेरे अंदर दिल है जो धड़कता है। अगर आपके अंदर दिल नहीं है तो मैं क्या करूँ? आपने मुझे कमज़ोर समझकर बंदी बना लिया। जब आपको पता था कि मैं इतनी डरपोक और कमज़ोर हूँ तो क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? आपको पता है ना मैं आपसे नहीं लड़ सकती। मेरे अंदर ताकत नहीं आपसे लड़कर यहाँ से भाग सकूँ। फिर क्यों आपने मेरे साथ ऐसा सलूक किया? आज शगुन रोने के साथ खुलकर बोल रही थी। अथर्व तो पूरी तरह सुन पड़ गया था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि उसके सवालों का क्या जवाब दे, और वह उसके बातों का एक एक मतलब अच्छे से समझ पा रहा था, पर उसने एक भी शब्द कुछ बोला नहीं, जैसे वह चाहता हो कि आज शगुन रो के अपनी भड़ास पूरी निकाल ले। शगुन आगे रुआंसी आवाज़ में बोली, मैं बचपन से आज़ाद रही हूँ और इसी तरह आज़ादी से जीना चाहती थी। मैं अपने घर पर बहुत सुकून से थी। मेरे माँ बाबा, मेरी बहन और हमारा छोटा सा दुकान, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी सी कट रही थी और हम लोग बहुत खुश थे। पता नहीं आप कहाँ से हमारी लाइफ में आ गए। क्या आपको मुझ पर दया नहीं आता? आप अपनी मनमानी करते हैं। मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लिया, मेरी ऐसी हालत बना दिया है। मैं किसी से अपना दर्द नहीं बांट सकती। आज मजबूरन मुझे आपका सहारा लेना पड़ रहा है। शगुन आज नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जैसे उसे किसी बात का डर ना हो। वह बिल्कुल भी आज अथर्व से नहीं डर रही थी कि क्या वह उसे सजा देगा। अगर उसे गुस्सा आ गया तो कहीं दर्दनाक सजा देगा। शगुन अभी भी अपना मुंह उसके चेस्ट पर छुपाए हुए थी। वह उसके शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ी थी और उसके आंसू उसके शर्ट को पूरी तरह भिगो रहे थे। शगुन खांसते हुए आगे बोली, आप इतने बुरे क्यों हैं? क्या आपके सीने में दिल नहीं है? इतने पत्थर दिल कैसे हैं आप? इतना बोल शगुन फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और साथ ही साथ में वह खांसते भी जा रही थी। अथर्व को अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उसके पीठ को सहला रहा था और धीरे से उसे अपने ऊपर से उठाया और उसके पीठ को रब करते हुए साइड में लेटा दिया और ग्लास में थोड़ा पानी ले उसे पिलाने वाला था कि शगुन अपना मुंह फेर ली। अथर्व ने उसके सिर को पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर किया और ज़बरदस्ती थोड़ा सा उसे पानी पिलाया। पानी पीने की वजह से शगुन की खांसी रुक गई। शगुन को वैसे ही लेटा दिया, पर उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सूज गई थी। चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ गया था। उसके साइड में बैठते हुए उसे अपने गले लगा लिया। अथर्व बहुत टाइटली उसे हग किया और उसके पीठ को सहला रहा था, जिससे शगुन और भी इमोशनल हो गई और रोने लगी। उसे उम्मीद नहीं था कि अथर्व ऐसा कुछ करेगा। उसे लगा कि इतना बोलने के बाद वह उसे ज़रूर गुस्सा करेगा या तो कमरे से बाहर निकाल देगा, कहीं अंधेरे कोठरी में बंद कर दे। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था, पर अथर्व ने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वह तो उसे और ज़्यादा प्यार करने लगा। अथर्व ने उसे अपने से दूर किया और उसके चेहरे पे जो बाल चिपके हुए थे उसके कान के पीछे करते, फिर उसके फोरहेड पर किस किया। शगुन बिल्कुल शांत थी, वह कोई बगावत नहीं कर रही। तब उसे भी बहुत हल्का फील कर रही थी, क्योंकि अथर्व के गले लग के बहुत ज़्यादा रोई जो थी। उसे आज सहारा जो मिला था। अथर्व उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुम्हें यहाँ दम घुटता है ना? उसी तरह मेरा भी दम घुटता था जब तुम बंगाल में थी
और मैं तुम्हें यूं ही घंटों लैपटॉप पर देखता रहता था। जब से तुम्हें देखा था तुम्हें पाने की तलब लग गया और देखते देखते न जाने कब तुम मेरी जुनून बन गई और मैं तुम्हें हासिल करने का फ़ैसला ले लिया। तुम्हारे एग्ज़ाम्स के वजह से मैं इतना वेट करता रहा। जब तुम मेरे पास होती हो ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरा दिल धड़कता है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अथर्व बोल रहा था, वहीं शगुन उसकी बातें सुन शॉक्ड थी। उसके आँखों में आंसू भर गया, पर अब वह कुछ नहीं बोल रही थी। अथर्व आगे बोला, तुमने मुझे कहा कि मेरे पास दिल नहीं है। सच है, मेरे पास दिल नहीं है, पर ये पत्थर दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, शोर करता है, तुम्हारे लिए पागल बना है। क्यों शगुन, क्यों? अथर्व अपने दिल की बातें बेधड़क बोले जा रहा था। शगुन एकटक उसके आंखों में देख रही थी, पर वह इस वक्त बहुत शांत थी। अथर्व ने फिर से उसे अपने गले लगा लिया। यूं ही 5 मिनट तक उसे अपने सीने में छुपाए रहा और जब उसे खुद से अलग किया तो उसके आँखों पे, उसके गालों पे, उसके फोरहेड पे जहाँ तहाँ किस करने लगा और लास्ट में उसके होठ पे अपने होठ फिर से रख दिया। अथर्व बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था। तकरीबन 10 मिनट तक यूं ही किस करता रहा। फिर उसके होठों को छोड़ जो सुर्ख लाल हो चुके थे। अथर्व अपने थंब फेरते हुए आगे कहा, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी, मिसिस शगुन अथर्व अडानी। अथर्व जिस तरह से शगुन पर अपना हक जताता रहा था, उसके हर एक बात के मतलब शगुन अच्छे से समझ रही थी। पता नहीं उसके हर एक शब्द से शगुन के अंदर एक अजीब सी फीलिंग पनपने लगा। पता नहीं यह कैसा एहसास था, पर शगुन उसके हर एक बात से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अथर्व बेड पर लेटा और शगुन को अपने ऊपर ले लिया। इस वक्त उसका सिर अथर्व के चेस्ट पर था और अथर्व उसके बालों को सहला रहा था। ज़्यादा रोने की वजह से शगुन बीच बीच में सिसकियाँ ले रही थी और अथर्व कंटिन्यू अपनी उंगलियों से उसके सिर पर मसाज देने लगा। शगुन पूरी तरह शांत हो गई थी। शगुन को इतना शांत देख अथर्व आगे बोला, पता है शगुन, तुम्हें मुझे जानने में बहुत वक्त लगेगा। इनफैक्ट तुम्हें तो हमारी फैमिली, हमारे बैकग्राउंड जानने और समझने में बहुत वक्त लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अभी स्ट्रांग हो जाओ। समझ रही हो मेरी बात? अथर्व बहुत शांति से बोल रहा था। जो सुन शगुन अपना सिर उठाकर अथर्व को देखी। वह मन में सोचने लगी, बोल तो ऐसा रहा है जैसे कोई जंग पर लड़ने जाना है। रोने की वजह से शगुन का नाक लाल हो गया था, जिससे वह और भी क्यूट दिख रही थी। उसकी नाक को देख अथर्व को स्माइल आ गया और वह हल्का मुस्कुरा दिया। उसको इस तरह से देखता देख अथर्व आगे बोला, उसके पहले तुम्हें मुझे अपना हस्बैंड मानना पड़ेगा। मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें इस बात की नाराज़गी है ना कि मैं तुम्हें कहीं आने जाने नहीं देता हूँ, तुम्हें कैद करके रखा हूँ। तो तुम्हें इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। हमारे दुश्मन बहुत है, कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं, बता नहीं सकते और मैं नहीं चाहता वह तुम तक पहुँचे। दूसरी बात, तुम तब बाहर निकलोगी जब तुम पूरी तरह मजबूत हो जाओगी। शगुन उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी, पर उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। अथर्व आखिर यह सब क्यों उसे बता रहा है? इसका कौन दुश्मन होगा? यही हर किसी का दुश्मन बना फिरता होगा। वह अपने मन ही मन यही सब सोचे जा रही थी। उसकी इतनी गहरी सोच में देख अथर्व फिर बोला, शगुन, नाउ यू एक्सेप्ट मी एज योर हस्बैंड। यह सुन शगुन कुछ नहीं बोली, बल्कि अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वहीं अथर्व उसके चेहरे को अपने हाथ में थामते बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? शगुन रो तो नहीं रही थी, पर वह रुआंसी आवाज़ में बोली, आपने कहा था कि मैं
कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दूंगी तो आप मेरी फैमिली से मिलने देंगे। उसके बाद आपने मुझसे शादी भी किया, फिर भी आपने मेरी फैमिली से मिलवाया नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? आप बहुत झूठे हो। आपको मेरी कमज़ोरी पता है, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। इसलिए आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अथर्व उसकी नाराज़गी अच्छे से समझ रहा था, पर उसे सिचुएशन पता है कि अगर उसने शगुन को अपने साथ बाहर निकाला तो मीडिया, प्रेस, कहाँ-कहाँ ये बात फैल जाएगी और उसके दुश्मन अथर्व को नहीं बल्कि शगुन को टारगेट बना लेंगे, जो कि अथर्व बिल्कुल भी नहीं चाहता। वह जानता है कि शगुन बहुत कमज़ोर है, उसे आसानी से कोई भी हमला कर सकता है, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। पर अथर्व जहाँ तक शगुन को जान पाया है कि अगर उसने एक बार उससे प्यार करने लगी तो वह जान देने तक प्यार करती रहेगी। जिस तरह से वह अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर रही है, एक न एक दिन वह अथर्व के लिए भी ऐसे ही करेगी। तब तक अथर्व को पेशेंस रखना पड़ेगा। अथर्व यही सब सोच रहा था कि शगुन बोली, अब तो हमारी शादी भी हो गया और मैं आपके साथ रहती भी हूँ, फिर आप क्यों मुझे बाहर नहीं जाने देते? अथर्व उसके चेहरे को साफ करते बोला, जाने दूंगा तुम्हें, पूरी आज़ादी दूंगा तुम्हें। अभी तुम बहुत कमज़ोर हो, जब तुम मेरी जैसी स्ट्रॉन्ग बन जाओगी तब पूरी दुनिया घूमना। अथर्व ने उसके साथ लगभग 20 मिनट तक यूं ही बातें करते रहा। फिर वह शगुन को बच्चे की तरह अपने ऊपर सुला लिया। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से शगुन को जल्दी नींद आ गया और वह थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गई। पर वहीं अथर्व की आंखों में नींद कोसों दूर था। वह आज शगुन के कहे हुए हर एक शब्द पर गौर कर रहा था। आज पहली बार शगुन ने उससे लड़ाई की थी। उसके चेहरे को देख पाता नहीं क्यों अथर्व मुस्कुरा दिया। वह भी आंखें बंद कर सोने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अथर्व का कमरा। अथर्व की आंखें खुला तो देखा शगुन का सिर उसके चेस्ट पर था। अथर्व उसे अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। अथर्व एकटक शगुन को देखने लगा। वह इतनी गहरी नींद में सोई थी, उसकी मुंह खुला था और उसके मुंह से पतला सलाइवा धीरे धीरे निकल रहा था और सीधे अथर्व की शर्ट को भिगो रहा था। उसको देख ऐसा लग रहा था जैसे 2 साल का बच्चा सोया हो जिसके मुंह में दांत ही ना हो। अथर्व मुस्कुराते हुए अपना थंब से उसके सलाइवा को साफ किया और धीरे से उसके होठों को बंद किया, पर बंद होने के बजाय वह वापस खुल गया और इतनी गहरी नींद में सोई थी। अथर्व उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह वैसे ही लेटा रहा और उसे देखते जा रहा था ताकि वह कुछ देर ऐसे ही सोई रहे। यूं ही देखते देखते न जाने अथर्व का आंख कब लग गया और वह भी सो गया। सुबह के 10:14 पे शगुन की आंखें धीरे धीरे खुला तो देखी अथर्व के ऊपर सिर रख के सोई है। जैसे उसने अपना सिर ऊपर की उसे चिपचिपाहट महसूस हुआ और उसने अथर्व के चेस्ट पर नज़र डाली तो देखी उसके मुंह से लार टपक कर गिरे हुए हैं, यहाँ तक कि उसके होंठ अभी भी गीला लार लगा हुआ था। शगुन ने जल्दी से अपने हाथ से अपने होठ को साफ किया और अथर्व की शर्ट पर जो सलाइवा टपका था वह हाथ से साफ करने लगी। उसे ये ही लगा कि अथर्व सोया है, वह जल्दी से साफ कर देगी, पर उतने में अथर्व ने अपनी आंखें खोल दिया। अथर्व को उठता देख अब शगुन को शर्मिंदगी महसूस होने लगा। अथर्व ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपने थंब से उसके सलाइवा को साफ किया। उसको इस तरह से साफ करता देख शगुन एक पल के लिए शर्मा गई। उसे अपनी बहन राशि की याद आने लगा। वह जब भी ऐसे सोया करती थी तो हमेशा राशि उसे एक ही बात सुनाया करती थी, तेरी शादी होने के बाद भी तू क्या ऐसे ही लार गिराती रहेगी? यहाँ तक कि वह ये भी कहती थी कि तू ऐसी बूढ़ी हो जाएगी पर तेरे कुछ आदतें कभी नहीं छूटेगा। उसे अपनी बहन के कहे हुए कुछ शब्द याद आने लगे, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसे अंदर से शर्म तो बहुत आया अथर्व के सामने, पर अथर्व का नेचर सच में एकदम अलग है। वह एकदम अलग ही लेवल का इंसान है। ये बात शगुन धीरे धीरे समझने लगी थी।
वह इतना बड़ा आदमी होकर भी कभी कभी शगुन के साथ गवार जैसा ट्रीट नहीं किया। यहाँ तक कि उसके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट अथर्व को लेकर चलने लगा। सच में वह जब से यहाँ आई है अथर्व ने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, और जब किया है तब शगुन के गलती पर ही उसे पनिशमेंट दिया है। बाकी टाइम तो उसके साथ अच्छे से पेश आया करता है। उसके दिमाग में इतनी स्पीड में ये सारी बातें चल रही थी कि अथर्व बोल पड़ा, गुड मॉर्निंग माय लव। गुड मॉर्निंग सुनते ही शगुन अपने सेंस में आई और अपनी नज़रें नीचे करते हुए ठीक से बैठ गई। अथर्व भी उठा और धीरे से बोला, तुम्हें अभी फ्रेश होना है या बाद में? मेरे साथ फ्रेश होना चाहोगी? शगुन उसे घूर कर देखी। उसे घूरता देख अथर्व मुस्कुरा दिया और शगुन आगे बोली, पहले मैं फ्रेश होने जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर का भूख लगा है। यह सुन अथर्व अपने होठों को गोल घुमाया और बोला, ओहो तुम क्या ब्रेकफास्ट में खाओगी? मैं सर्वेंट लुसिया को कह देता हूँ, जल्दी से रेडी कर देगी। शगुन बेड से उठ खड़ी हुई और धीरे से बोली, मूली के पराठे। अथर्व ने ठीक से नहीं सुना, जिसकी वजह से रिपीट करते हुए पूछा, किसके पराठे? शगुन थोड़ा लाउड स्पीकर में बोली, मूली के पराठे, मूली के पराठे। यह सुन अथर्व बोला, ओके ओके, तुम जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक सर्वेंट लुसिया को कह देता हूँ, वो रेडी कर देगी। शगुन बिना कुछ उसे थैंक्स का रिप्लाई दिए तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं अथर्व लैंडलाइन से सर्वेंट लुसिया को कॉल कर दिया ताकि वह जल्दी से शगुन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दे। 11 बजे तक दोनों फ्रेश होकर नीचे आ गए। सर्वेंट लुसिया ने डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दी थी। अथर्व शगुन का हाथ पकड़ के सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। शगुन अपनी मूली के पराठे लेकर बैठ गई। वह तेजी से खा रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कितने दिनों की भूखी है। आधे घंटे में उन दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया। तभी एंटोनियो अथर्व के पास आया और स्लो में कुछ कहा, और अथर्व ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, उन्हें स्टडी रूम में लेकर चलो। एंटोनियो हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। शगुन ने उनकी बात तो नहीं सुनी, पर उसे जानना था कि अथर्व स्टडी रूम में क्या करने जा रहा है। अथर्व डाइनिंग टेबल से उठा सीधे स्टडी रूम में चला गया। शगुन वहीं बैठी रही और कुछ देर ऐसे ही बीत गया। अथर्व स्टडी रूम से बाहर नहीं निकला। यह देख शगुन भी स्टडी रूम की ओर जाने लगी, पर उसे तेजा ने रोक दिया। तेजा ने शगुन को रोका, जिससे शगुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी अंदर से एंटोनियो ने दरवाज़ा खोला और तेजा की तरफ देख बोला, बॉस ने मैडम को अंदर आने के लिए कहा है। यह सुनते ही शगुन मुस्कुरा दी। उसे यही लग रहा था कि शगुन जो चाहती है अथर्व को कैसे पता चल जाता है, पर उसे क्या पता अंदर बैठा अथर्व लैपटॉप में उसे ही देख रहा था। और जब वह अंदर गई अथर्व के सामने उसके लॉयर मिस्टर अल्डो बैठे थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।